हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से एक बार एकता एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ JSPG कॉलेज सिकंदराबाद। हमने अपनी लास्ट वीडियो में मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी डेफिनेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके एरिया सभी के बारे में डिस्कस किया था। बट नाउ टुडेज in my videos I will discuss about the importance of educational साइकोलॉजी फॉर द टीचर्स के लिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की महत्ता है वो क्यों है, इसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान तो हम सभी जान चुके हैं कि क्या होता है। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है जिसका महत्व शिक्षा, शिक्षकों और शिक्षार्थी तीनों के लिए ही बहुत होता है। विधायक और व्यवहारिक विषय होने के कारण ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही उपयोगी होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट या टीचर के लिए ही, बल्कि इंडिविजुअल भी व्यक्ति इसको सीखकर, इसको समझ के, इसको पढ़कर अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सकता है और इसका उपयोग भी किया जा सकता है। और ऐसे ही समाज भी इसका उपयोग अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में कर सकता है। मनोविज्ञान में शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक वातावरण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है तथा शिक्षा के स्तर को भी मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्कृष्ट किया गया है। ऐसे में अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इसकी उपयोगिता के विषय में स्किनर ने कहा है कि संस्कृति को समझने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों को समझने की आवश्यकता होती है और उन्हें, यानी कि छात्रों के पथ प्रदर्शक के रूप में अपने को समझने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के अवबोध में मनोविज्ञान बहुत योग दे सकता है। इसी तरह से एक और विद्वान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एलिस क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में कहा है। उनका कहना है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ऐसे कई साइकोलॉजिस्ट हैं, कोफका, कोहलर, जिनके द्वारा अपने सिद्धांतों के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षक अपने जो शिक्षण है और बच्चों का अधिगम है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा जो जॉनसन हैं, उन्होंने अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के तहत की है, जिसमें फर्स्ट है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। इट मीन्स प्रत्येक बालक की अपनी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी जानकारी के अभाव में शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल नहीं बना पाता। शिक्षक के लिए बालक की प्रमुख आवश्यकताओं से अवगत होना काफ़ी है, बहुत आवश्यक है। जब तक वो शिक्षक बालकों की आवश्यकताओं से अवगत नहीं होता है, तब तक वह अपनी शिक्षण अधिगम की प्रोसेस को ढंग से प्रभावपूर्ण संचालित नहीं कर सकता। और बालकों की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे भय को दूर करना। अगर हम इसके अंदर ही भय को दूर करना, यानी कि बालकों के अंदर जो भी भय है उसको दूर किया जा सके, दूर करना। दूसरी आवश्यकता है प्रकाशन के अवसर प्रदान करना। प्रकाशन के अवसर प्रदान करना। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अभिव्यक्तियाँ होती हैं जिनको वो प्रकाशित नहीं कर पाते हैं।
तो अध्यापक ही ऐसा होता है जो क्लास में अपने शिक्षण के दौरान ऐसे वातावरण को सुनियोजित करे जिससे कि वो अपनी अभिव्यक्तियों का प्रकाशन कर सकें। तीसरी इसकी आवश्यकता है दूसरे बालकों से संपर्क स्थापित करना। दूसरे बालकों से संपर्क स्थापित करना, ये भी बच्चे की एक मेन आवश्यकता नीड्स होती है, क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे हैं और आप दूसरे बच्चों के साथ ना हंस पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं तो वो शिक्षण अधिगम प्रोसेस को इफ़ेक्टिव नहीं बनाता है। क्योंकि जब बच्चा आता है तो जाहिर सी बात है कि उसको अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने के अवसर भी प्रदान किए जा सकें, और यह तभी होता है जब शिक्षक को मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है और वह उसे इस योग्य बनाता है कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ संपर्क स्थापित कर सकें। फिर है स्नेह और सुरक्षा। स्नेह एवं सुरक्षा, ये भी प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता होती है कि उसको स्नेह भी प्रदान हो और साथ ही साथ वो स्कूल के एटमॉस्फेयर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा एक बच्चे की नहीं, व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे कि वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। इवन हम लोग भी जो भी कार्य करते हैं ये हमारा हायर नीड्स का हायर प्रेरक है, जो हमें सोशल बनाता है और ये सिखाता है कि हम अपने कार्यों से ऐसा काम करें जिससे समाज में हमारी प्रभुता या हमारा जो प्रशंसा का लेवल है, हमारी जो गरिमा है वो स्थापित हो जाए। इसके पश्चात दूसरा हेडिंग आता है बालक की समस्याओं का ज्ञान। बालक की समस्याओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चाइल्ड्स प्रॉब्लम। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं को उजागर करने में, उनके कारणों का पता लगाने में काफ़ी सफल सहयोगी रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में जो अध्यापक होते हैं वो बालकों की समस्याओं का निदान करने में असफल रहते हैं। बालकों की कुछ समस्याएं होती हैं जिनको यहाँ मैं आपसे बना देती हूँ। जो बालकों की समस्याएं हैं उसके अंतर्गत जो सबसे पहली वाली आवश्यकता होती है इसमें है शारीरिक समस्याएं। इसके अंतर्गत कोई भी शरीर से संबंधित समस्या हो सकती है, व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं होती हैं। थर्ड है सामाजिक समस्याएं। फोर्थ धार्मिक एवं नैतिक समस्याएं। देन फिफ्थ संवेगात्मक समस्याएं। एंड देन सिक्स यौन समस्याएं। तो इन समस्याओं से संबंधित यदि बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो उनका भी निदान एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। और अगर टीचर को इस एजुकेशनल साइकोलॉजी की जानकारी होती है तो वो बच्चों की समस्याओं के बारे में और उनके कारणों से भी परिचित हो जाता है। देन विविध शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड। शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है वो इसलिए भी है कि क्योंकि इसकी सहायता से उत्तम और प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान होती है, जैसे फ्रोवेल की किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन ह्यूरिस्टिक और बेसिक शिक्षा प्रणाली आदि की जानकारी अध्यापक की शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही मिलती है। शिक्षक इन विभिन्न विधियों में से
उत्तम विधि की पहचान करके उसका उपयोग कक्षा में करता है। देन है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी कार्य करने की गति या शक्ति होती है जो व्यक्ति या बच्चों को कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है, और यह अभिप्रेरणा तब तक बनी रहती है जब तक कि वह बच्चा अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता। तो यदि कक्षा में बालक की इच्छा अध्ययन में नहीं है, तब भी कोई भी शिक्षक बिना शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के उस बालक में अध्ययन के लिए रुचि जागृत नहीं कर सकता। शिक्षा मनोविज्ञान न केवल शिक्षक को बल्कि स्वयं को भी अभिप्रेरित करने हेतु और बालकों की रुचि जो रुचि है वो अध्ययन की क्रिया में संलग्न हो जाए, इसके लिए भी अभिप्रेरणा की जानकारी होना आवश्यक है। बालक को उत्प्रेरित करने के लिए शिक्षक को जो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत सुझाए गए हैं उनका प्रयोग करना आवश्यक होता है, और यह तभी संभव है जब एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा न केवल शिक्षक को बल्कि छात्रों को भी अपना ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने स्वयं के बारे में भी जान पाते हैं, और इसकी सहायता से अध्यापक और छात्र दोनों ही अपनी अभिवृत्तियों को भी जान पाते हैं, बल्कि शिक्षक तो अपनी अभिवृत्ति, विश्वास, प्रवीणता और योग्यताओं के विश्लेषण में भी शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से मदद प्राप्त करते हैं, और इसके ज्ञान के द्वारा ही एक शिक्षक अपनी कमियों, अपनी मान्यताओं, अपने मूल्यों में सुधार लाता है या उनमें संशोधन करता है। देन सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण, फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। शिक्षक की प्रथम जो अवस्था होती है वो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक शिक्षक उद्देश्यों का निर्धारण सुचारू रूप से कर पाता है कि उसे कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, और उस कंटेंट को पढ़ाने से बच्चों में कौन कौन से स्किल्स के विकास हो सकेंगे। तो वो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया के बारे में सामान्य रूप से और कक्षा शिक्षण के बारे में विशिष्ट रूप से ज्ञान प्रदान करता है। सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करने से शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि जो छात्रों की क्षमताएं होती हैं और जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जो उनकी व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, उन सभी का निर्धारण केवल शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। देन व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं। इट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी दो बच्चे, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। वे रंग, रूप, आकार, पसंद नापसंद में अलग होते हैं। इवन एक ही माँ बाप की जो संतान होती हैं उनका रंग, रूप, आकार, उनकी पसंद, रुचि सब कुछ अलग होता है। दैट इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और जो बालकों में शारीरिक, मानसिक कार्य या अधिगम की जो शैली होती है या अवधान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, स्वभाव सभी में अंतर पाया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ राम और श्याम का, तो राम शारीरिक रूप से छोटा है, नाटा है, जबकि श्याम लंबा है। मानसिक कार्य से देखें तो राम का जो मेंटल एप्टीट्यूड है या आईक्यू लेवल है वो थोड़ा उच्च है देन श्याम के। अगर कार्य देखें तो श्याम जो हार्ड वर्क है, जो फील्ड वर्क है, उसको अच्छे से कर पाता है, जबकि उस पर बैठ के कार्य करने की क्षमता नहीं है कि वो 1 घंटा बैठकर आराम से काम कर ले। अधिगम की शैली के बारे में बात करें, एक बच्चा जो कि बोल बोल कर पढ़ता है, एक बच्चा जो कि मन मन में पढ़ता है, उसको इसी तरह से याद होता है। देन अवधान केंद्रित करने की क्षमता, समय और स्वभाव भी सबके अलग है। मान लीजिए रुचि की बात करें तो
मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि मेरी सिस्टर को है नहीं, बल्कि उसे मीठा खाना ज़्यादा पसंद है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे सभी में पाए जाते हैं, और इन सभी का ज्ञान हमें केवल शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होता है। और एक शिक्षक के लिए बिना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जाने अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में प्रभावी नहीं बना सकता, इसीलिए उसे शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। देन अधिगम, लर्निंग। अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही कक्षा शिक्षण से संबंधित अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, जैसे अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम गतिशील है। यह अधिगम को केवल आप क्लास तक ही सीमित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति, बच्चा हर समय कुछ ना कुछ अपने परिवार से, समाज से लगातार सीखता रहता है, और इवन हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखते रहते हैं। तो जो अधिगम की प्रकृति है उसके बारे में भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही मदद मिलती है। इसके साथ ही जो अधिगम की स्थितियाँ हैं, किस परिस्थिति में बच्चा ज़्यादा सीखता है, इसके लिए कुछ नियम सिद्धांत बनाए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। यदि शिक्षक उनका अध्ययन करता है तो अपने शिक्षण अध्ययन को प्रभावशाली बना पाता है, और बच्चों को अपना ध्यान केंद्रित करने में भी आसानी हो जाती है, जिससे बच्चा अच्छा सीखता है। और जो बच्चे स्कूल आने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, टीचर की पिटाई से, डांट से डरते हैं, तो अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है तो हम उन सिद्धांतों का प्रयोग अपने टीचिंग प्रोसेस में करते हैं, और जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसे फ्री और एक कंफर्टेबल जोन में बना लेते हैं, जिससे कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल आता है और पढ़ने का अपने ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा अधिगम के क्षेत्र में भी और भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इसके अलावा जो अधिगम के क्षेत्र में है, मूल्यांकन से संबंधित तथ्यों की जानकारी भी मिलती है। यानी कि बच्चों का मूल्यांकन केवल अंकों के आधार पर ही नहीं किया जाता, बल्कि मूल्यांकन की शिक्षा मनोविज्ञान ने ऐसी कई विधियों को कंडक्ट किया है जिनके द्वारा हम बच्चों का डेली इवैल्यूएशन करते रहते हैं। जैसे उसमें है प्रयोगात्मक विधि है, केस स्टडी मेथड है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन आयर है, एनेक्डोटल मेथड है, चेक लिस्ट है और रेटिंग स्केल है। तो उसके आधार पर बहुत सारी ऐसी विधियों को शिक्षा मनोविज्ञान ने एक अध्यापक के लिए दिया है, जिसके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। देन है इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन जो हम करते हैं। अगर हमें शिक्षण की सफलता और विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए जो शिक्षक है उसको मूल्यांकन की तकनीकी की जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी कि मैंने पढ़ा दिया, आज कंटेंट पढ़ा दिया जितना मुझे पढ़ाना था, उसके बाद बच्चों ने कितना सीखा उसको मैं कैसे इवैल्यूएट करूँगी, क्वेश्चन पूछकर। जो बच्चे एक्टिव हैं क्लास में वो डेफिनेटली उस टॉपिक या कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। इसके बाद जब मेरा एक यूनिट ख़त्म हो जाता है, मैं टेस्ट भी रखती हूँ, ताकि मैं बच्चों को इवैल्यूएट कर सकूं कि बच्चों के सीखने में कहाँ क्या क्या कमियां हैं, तो उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा मूल्यांकन के लिए और भी टेक्निक्स हैं, बताई गई हैं, जैसे कि समेटिव व फॉर्मेटिव एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव एग्ज़ाम एक यूनिट के बाद लिए जाते हैं कि हम साल में, जैसे पूरे ईयर में हम 4 यूनिट टेस्ट कराएंगे, और समेटिव हम 2 कराएंगे। फॉर्मेटिव को हम सबका शेड्यूल अलग अलग होता है कि मान लीजिए हमने 20 मार्क्स का रख दिया और उसके अंदर हमने 4 चैप्टर रख दिए, और हमने कह दिया बच्चों से कि आप इसको तैयार करके आइएगा, आपका फॉर्मेटिव एग्ज़ाम होगा। तो उसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। इसके साथ ही जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं उसमें ये भी गुंजाइश होती है कि अगर बच्चों की लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव नहीं रही है, या जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो हम उन्हें और अच्छा कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो मेरा शिक्षण का ऑब्जेक्टिव है
वो समेटिव तक आते आते कंप्लीट हो जाए। और समेटिव आपका हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम होता है, जहाँ आपके सुधारने की यानी कि रेमेडियल टीचिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बल्कि जो आपने पूरे साल या 6 मंथ में सीखा है उसको इवेलुएट करता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था कराता है, जहाँ पर एक टीचर, अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की हमें नॉलेज होती है तो हम उसके लिए रेमेडियल टीचिंग की भी व्यवस्था करते हैं बच्चों की, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव हमारे अधूरे रह गए हैं, वो सीख नहीं पाए हैं, या जो कक्षा में पढ़ाया गया है उसके बारे में उन्हें कोई समस्या है, उसका निदान किया जा सके। और समेटिव सेकंड के होने के बाद ही हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को डिक्लेयर करते हैं कि उन्हें आगे वाली क्लासेस में प्रमोट किया जा सकता है या नहीं, या कोई बच्चा ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है, व्हाटएवर, हम उसको उसी हिसाब से प्रमोट करते हैं। देन है अनुशासन। अनुशासन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक उसको, जो अनुशासन की समस्या है उसको दूर कर सकता है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता के जो शिक्षक है वो अपनी अनुशासन की समस्या को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि बिना शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के जो शिक्षक है वो डंडे और दंड के उपयोग से ही अनुशासनहीनता की समस्या का अवदमन करेगा, न कि उस समस्या का समाधान करेगा। यदि शिक्षक अनुशासन के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करता है तो वो ऐसी कई युक्तियों को खोजने में सफल रहेगा जिससे कि अनुशासन बनाए रखा जा सके। और इसके लिए हम बच्चों के साथ क्वेश्चनर भी कर सकते हैं, उनको पुरस्कार देकर भी कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा काम करने के लिए और मोटिवेट हो। अनुशासन को दूर रखा जा सकता है बालकों को क्रिया विधि के द्वारा या खेल विधि के द्वारा शिक्षण देकर हम अपनी कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा है समूह गतिकी को समझने में आवश्यक। समूह गतिकी यानी कि इन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कक्षा के शिक्षण, पठन पाठन और सामाजिक व्यवहार और समूह गति के कारक को महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय को एक स्वस्थ समूह बनाने और स्वस्थ वातावरण क्रिएट करने में सहायता करता है। समूह गतिकी क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। समूह गतिकी का मतलब है, समूह गतिकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कक्षा में कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको छात्र अधिक पसंद करते हैं, किस छात्र की कितने छात्रों के साथ फ्रेंडशिप है, या कितने छात्र किस छात्र को पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। इनके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है समूह गतिकी के द्वारा। और इसका ज्ञान होने से जो शिक्षक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उन्नत हो जाती है, और उसी के आधार पर शिक्षार्थी जो हैं वो कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखते हैं, और उनके इसी प्रयास से शिक्षक भी सही मार्गदर्शन करने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना जो शिक्षक होता है वो अपनी व्यावसायिक भूमिका का भी निर्वाह सही नहीं कर पाता है। इसीलिए शिक्षक को अपनी जो व्यावसायिक भूमिका है, व्यावसायिक भूमिका, तो जो शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका है उसके लिए भी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका ज्ञान होना अत्यंत व्यावसायिक भूमिका के लिए भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कैली महोदय ने एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता बताई है उसके लिए उन्होंने केवल 7-8 पॉइंट से उन्होंने कहा है कि शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है, यदि वो चाहता है कि उसकी जो टीचिंग है वो
बहुत इफ़ेक्टिव रहे। समायोजन के लिए, उचित शिक्षण के सिद्धांतों के समझ के लिए, जो कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान प्रोवाइड कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के ज्ञान के लिए, बालकों के स्वभाव के ज्ञान के लिए, जो बालकों का स्वभाव का ज्ञान है वो भी केवल हमें शिक्षण के द्वारा ही प्राप्त होता है। और संवेगात्मक जो नियंत्रण की परिस्थितियाँ होती हैं उनकी शैक्षिक उपयोगिताओं का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। अब हम शिक्षक की जो व्यावसायिक भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षक की जो व्यावसायिक भूमिका है उसके कुछ रोल होते हैं। जो शिक्षक होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो वातावरण अभियंता होता है। वातावरण अभियंता का मतलब है कि टीचर जब तक क्लास में पढ़ने या पढ़ाने के वातावरण का निर्माण नहीं करेगा तब तक वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल नहीं बना सकता। इसीलिए जो है वो अध्यापक को वातावरण अभियंता भी कहा जाता है। फिर है शिक्षण सुगमकर्ता। शिक्षण सुगमकर्ता यानी कि जो टीचर होता है वो अपने शिक्षा को इतने तरीक़ों से उचित मेथड्स का प्रयोग करके अपने शिक्षण को सुगम बनाता है जिससे कि वो प्रत्येक बच्चे की समझ में आ सके, भले ही उन बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों। उसके बाद एक अभिप्रेरक के रूप में होता है। जब तक एक अध्यापक अपने बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं करता तब तक उसकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे क्लास में तन से तो बैठे रहेंगे लेकिन मन उनका कहीं और मूव कर रहा होता है। तो इसके लिए उन्हें अभिप्रेरित करना होता है ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। देन आदिगम प्रबंधक। टीचर को एक मैनेजर के रूप में भी माना जाता है। प्रबंधक टीचर को एक मैनेज के रूप में भी माना जाता है, यानी कि उसको पहले प्रिपरेशन करनी होती है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद उसको संगठन करना पड़ता है उन सारी चीज़ों का, उस पार्ट को एक लॉजिकल फॉर्म में वो डिवाइड कर सके और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। कई बार आपने देखा होगा कि बुक्स में भी कोई चीज़ चैप्टर में आपको समझ नहीं आती है तो टीचर एक ऑर्गेनाइज़र होता है, एक मैनेजर होता है जो उस पाठ्य वस्तु की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसको एक लॉजिक फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करता है जिससे कि वो प्रत्येक बच्चे को समझ आ सके। उसके बाद वो प्रिपरेशन भी करता है, फिर उसका बाद में मूल्यांकन भी करता है। प्रिपरेशन की उसे कौन से टीचिंग मेथड को यूज़ करना है जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें, और उसके बाद उसका जो मूल्यांकन है कि जो ओवरऑल उसने पढ़ाया है वो कैसे जानेगा कि बच्चों को सही पढ़ा है, बच्चों ने गेन किया है, नहीं किया है। तो उसके लिए भी वो टेक्निक्स यूज़ करता है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्रदान की गई हैं। देन एक लीडर के रूप में भी होता है अगर एक व्यावसायिक रूप में देखें। देन शिक्षण विशेषज्ञ के रूप में भी होता है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि मैं किस बेस्ट मेथड से अपने बच्चों को अच्छे से सिखा सकता हूँ जिससे कि उनके जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल अच्छी रहे। देन परामर्शदाता एक काउंसलर भी होता है। अगर आपके सामने कोई परेशानी है और आप अपने टीचर के साथ जाकर उसको शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको परामर्श देता है, या वो परेशानी या वो समस्या जो आपकी बाहर पहुंच से दूर है तो वो अपने आपके अभिभावकों के साथ, अपने जो उसके शिक्षक साथी हैं उनके साथ कंसल्ट करके या प्रिंसिपल के साथ कंसल्ट करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रस्तुत करता है। तो ये आज के लिए मेरी वीडियो थी। आज आपका ये टॉपिक भी फिनिश होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।